वीडियो शुरू करने से पहले गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा कभी नहीं कहता गैस पर मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, बस 1000 कर दो गैस, इसके बाद मैं नहीं बोलूँगा तुम करो मत करो। एप 76 मुझको सिर्फ तुमसे प्यार है। करिश्मा की बात सुनकर पठानिया ने हैरानी से उसे देखा। तुम जानती हो नवाज को? तुम्हें कैसे पता वो इन तीनों को मारना चाहता है? अंजलि से कोई बात हुई? नहीं, करिश्मा ने जवाब दिया। जब मैं आपसे फ़ोन पर बात कर रही थी तब एक आदमी डॉक्टर के कपड़े पहनकर यहाँ आया था। विक्रम को चेक करने के बहाने उसने मुझे और शांतनु को बाहर भेज दिया और विक्रम पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। क्या? पठानिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने एक साथ कई सवाल दाग दिए। उसकी इतनी हिम्मत! तुम लोगों ने उसे कैसे पकड़ा? विक्रम, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? करिश्मा ने कहा। हम दोनों तो बाहर थे। ये तो अच्छा हुआ विक्रम को उसी वक्त होश आ गया और उसने नवाज को धक्का देकर गिरा दिया। उसके गिरने की आवाज़ से हम लोग अंदर आए। पठानिया ने पूछा, अभी कहाँ है? करिश्मा ने उसे आगे की पूरी घटना बताई और कहा, रमन सर आते ही होंगे। शांतनु ने उनसे बात कर ली थी। वैसे मेरी अंजलि से कोई बात नहीं हुई है, वो तो ये भी नहीं जानती कि मैं दिल्ली में हूँ। उनकी बातें सुनकर विक्रम उलझन में पड़ गया और उसने पठानिया से पूछा, नवाज और अंजलि कौन हैं? ये सब हो क्या रहा है? मैं कब से बेहोश था। पठानिया ने विक्रम को पिछले 2 दिन की सारी बातें बताईं, उसके ऑपरेशन के बारे में, मिशन के सफल होने की खबर मीडिया में आने के बारे में और हरीश उर्फ नवाज के बारे में। विक्रम ने याद करते हुए कहा, माधव ने बताया तो था कि आतंकवादियों की मदद करने वाला एक आदमी प्लेन में नकली नाम से सफ़र करेगा। हमें लगा उसकी नकली पहचान सिर्फ फ्लाइट में जाने के लिए थी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि इस नकली पहचान के साथ वो इतने सालों से देश के सबसे बड़े महकमे यानी मंत्रालय में अपनी जगह बनाकर बैठा था। किसी को नहीं पता था। पठानिया ने कहा, अदिति के साथ अंजलि नाम की हमारी एक खास जासूस को कल से उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए लगाया हुआ है। 2 दिन में ही उन दोनों ने काफ़ी खबर जमा कर ली। करिश्मा से बात करके मैंने जैसे ही फ़ोन रखा, अंजलि ने मुझे नवाज के यहाँ आने की खबर दी। मैं उसी वक्त सब कुछ छोड़कर फ़ौरन यहाँ चला आया। मुझे डर था कि कहीं नवाज तुम्हें नुकसान न पहुँचा दे। तभी दरवाज़ा खुला और शांतनु अंदर आया। पठानिया को देखते ही उसने कहा, मैं आपको कॉल करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ एक अजीब सा किस्सा हो गया। वो कुछ और कहता इससे पहले ही पठानिया ने बेसब्री से पूछा, अगर तुम यहाँ हो तो नवाज किसके पास है? कहीं उसे छोड़ तो नहीं दिया? नवाज? शांतनु चौंक गया। मतलब हरीश, वो आदमी जिसे सब लोग ढूंढ रहे हैं? आपके कहने का मतलब है जो नकली डॉक्टर बनकर यहाँ आया था वो हरीश था? लगता तो ऐसा ही है, पठानिया ने जवाब दिया। कहाँ है वो? शांतनु ने बताया, रमन सर ब्यूरो के 4 आदमियों के साथ आए थे। उसको देखते ही रमन सर ने कहा कि उसे फ़ौरन लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्दी ही विक्रम से मिलने आएंगे, लेकिन अभी उन्हें जाना होगा क्योंकि कुछ बहुत ज़रूरी काम है। पठानिया ने जेब से फ़ोन निकालते हुए कहा, मैं बात करता हूँ, और वो फ़ोन को कान से लगाए हुए कमरे से बाहर चला गया। तेजी से चलकर शांतनु विक्रम के पास आ गया। आखिरकार अपने दोस्त को होश में देखकर उसकी आंखें नम हो गई, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। मुस्कुराते हुए विक्रम ने पूछा, क्या हुआ? पहचाना नहीं क्या? इतनी जल्दी भूल गए? शांतनु ने हवा में एक मुक्का उठाया और तेजी से विक्रम की तरफ बढ़ाया। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। विक्रम के चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर शांतनु ने अपने हाथ को रोक लिया और बहुत नरमी से उस मुट्ठी से विक्रम के गाल को छूते हुए कहा, अगर दोबारा कभी ऐसा करने की कोशिश भी की तो मैं अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगा। समझते क्या हो तुम अपने आप को? विक्रम की मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो गई। वही जो तुम लोग कहते हो कि विक्रम को जिंदा लौट कर आने की आदत हो गई है। उसकी बात सुनकर शांतनु का गला भर आया और उसने दोनों हाथों से विक्रम की हथेली थामते हुए कहा, इस आदत को हमेशा बनाए रखना क्योंकि हमें भी तुम्हारी आदत हो गई है। फिर उसने पूछा, तुम्हें होश कब आया? क्या तुम्हें बेहोशी की हालत में भी खतरे का एहसास हो गया था? मेरा दिल तो ये सोचकर कांप जाता है कि अगर तुमने हरीश को नहीं रोका होता तो क्या होता? कैसे किया तुमने? तुम्हें कोई झटका तो नहीं लगा ना? अगर कोई तकलीफ हो रही है तो बता दो, मैं अभी डॉक्टर को बुला देता हूँ। विक्रम ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं तो इतने सारे सवाल सुनकर ही थक गया हूँ। वैसे ये तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या डांट रहे हो? शांतनु का चेहरा गंभीर हो गया। नहीं विक्रम, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ, और मुझे तुम्हारी सेहत की भी फिक्र है। तुम्हारी पसलियों और कॉलर बोन में फ्रैक्चर है, इसलिए ज़्यादा हिलने से या किसी भी तरह का झटका लगने से तुम्हें तकलीफ हो सकती है। मुझे पता नहीं तुमने हरीश के साथ क्या किया, लेकिन 2 दिन की बेहोशी के बाद भी तुम उसके हाथ का चाकू इतनी दूर फेंक कर उसे गिराने में कामयाब हो गए, इसलिए पूछा। विक्रम ने उसे बताया, जब मुझे हल्का हल्का होश आने लगा था तो कमरे में तुम्हारी और। वो एक पल के लिए चुप हो गया। शांतनु समझ गया कि वो करिश्मा की बात कर रहा था। विक्रम ने आगे कहा, मुझे बातें करने की आवाज़ आ रही थी।
मैंने हल्के से आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन आंखों में रोशनी लगने की वजह से फिर से उन्हें बंद कर लिया। तभी डॉक्टर की आवाज़ आई। उस आवाज़ से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसमें डॉक्टर वाली सहानुभूति और नरमी नहीं है बल्कि गुस्सा और नफरत है। जब उसने अपनी जेब से चाकू निकाला तो सख्त धातु की सरसराहट भी मैंने पहचान ली। रहा सहा शक उसने बोलकर पूरा कर दिया। विक्रम ने हरीश की कही हुई बात और धमकी को दोहराते हुए कहा, मैं समझ गया कि वो आतंकवादियों का कोई साथी है। जैसे ही उसने मेरा कंबल हटाया मैंने आंखें खोल ली लेकिन वो मेरे सीने पर नहीं पेट पर वार करना चाहता था। शायद उसने सोचा होगा कि पेट में चाकू मारकर वो मुझे कंबल से ढक देगा और फरार हो जाएगा। जब तक दूसरों को खून नजर आएगा वो यहाँ से गायब हो चुका होगा। लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर हाथ को एक खास दिशा में मोड़ा जाए तो कलाई से गर्दन तक की नसें अकड़ जाती हैं। तुम्हारा ये हरीश तो बहुत कमजोर निकला, एक ही झटके में जमीन पर जा गिरा। उसके आगे का तो तुम जानते ही हो। लेकिन शांतनु एक बात नहीं जानता था कि विक्रम के कान हल्की से हल्की आहट को भी पकड़ सकते थे। इसीलिए प्लेन में जावेद का हाथ हिलते ही विक्रम को पता चल गया था और आज हरीश के चाकू की आवाज़ उसे सुनाई दे गई थी। एक और बात जो किसी को पता नहीं थी कि अब विक्रम होश में आ गया था तो वो अपने पुराने तरीकों से बहुत जल्दी अपनी सेहत सुधार सकता था। फ़ोन पर बात खत्म करके पठानिया कमरे में आया और उत्साहित होकर तीनों को देखा। वो नकली डॉक्टर ही हरीश है। हमारे पास उसकी पुरानी फोटो थी इसलिए रमन सर ने अभी उसकी तस्वीर खींचकर मंत्रालय में भेजी तो इस बात की पुष्टि हो गई। वैसे अंजलि और अदिति ने बता ही दिया था, फिर भी उन लोगों से पूछना जरूरी था जो पिछले 6 साल से उसके साथ काम कर रहे थे। शांतनु ने गुस्से से कहा, रमन सर को उसे पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए। ब्यूरो में ही उसकी अच्छी खातिरदारी करके सारी बातें निकलवा लें और फिर उसका एनकाउंटर कर दें। ये सुनते ही विक्रम को अब्दुल की याद आई और उसने शांतनु से पूछा, क्या तुमने अब्दुल को? हाँ, शांतनु ने बताया, अदिति ने उसको भी खत्म कर दिया था। 8 हाईजैकर्स मारे गए। पठानिया ने विक्रम को देखा, अब तुम बाकी सब छोड़ो और आराम करो जिससे जल्दी ठीक हो सको। हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। यस सर, विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। शांतनु की नज़र करिश्मा की तरफ गई। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी पर उसके चेहरे का तनाव और आंखों की उलझन साफ नजर आ रही थी। शांतनु समझ गया कि विक्रम ने अभी तक करिश्मा को बात करने का मौका नहीं दिया। उसने विक्रम से कहा, मुझे पठानिया सर से कुछ बात करनी है, थोड़ी देर में आता हूँ। शांतनु और पठानिया के जाने के बाद करिश्मा ने विक्रम से पूछा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दो, मैं मंगवा देती हूँ। उसकी तरफ देखे बिना विक्रम ने जवाब दिया, थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन तुम्हारा इस तरह से मेरे साथ कमरे में रहना ठीक नहीं है। तुम्हारे परिवार वालों को अच्छा नहीं लगेगा, बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे किसी की परवाह नहीं है विक्रम, करिश्मा ने कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जब विक्रम ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया तो उसके होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट थी। मैं जानता हूँ तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, फिर भी मेरी वजह से तुम्हारा कोई रिश्ता खराब हो ये मुझे मंजूर नहीं है। तुम्हारी आने वाली जिंदगी में जो नए लोग होंगे उन्हें तुम्हारा यहाँ रहना पसंद नहीं आएगा। इससे पहले कि किसी को तुम्हारे यहाँ होने की खबर हो तुम्हें चले जाना चाहिए। करिश्मा बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे एक मौका तो दो विक्रम, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। विक्रम की आंखों में भी दर्द उभर आया। अब बहुत देर हो चुकी है, जब बात करने का वक्त था तो तुमने कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने कभी तुम्हें बांधने की कोशिश नहीं की। अगर तुम्हें मेरा साथ मंजूर नहीं था तो कहा क्यों नहीं। अगर तुम मुझे अपने काबिल नहीं समझती थी तो एक बार कहकर तो देखती, मैं खुशी खुशी तुम्हारे रास्ते से हट जाता। करिश्मा की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा कुछ नहीं था, तुमसे दूर होने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन उस वक्त हालात कुछ ऐसे हो गए कि मैं कुछ नहीं कर पाए। विक्रम की आवाज़ भारी हो गई, और कुछ नहीं तो कम से कम मेरे साथ शेयर तो कर सकती थी, लेकिन तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा। मैं तुम लोगों से बिल्कुल अलग हूँ, ना तुम्हारी तरह बड़े स्कूलों में पढ़ा हूँ, ना बड़े शहरों की ज़िंदगी देखी है। मेरे गांव की छोटी सी दुनिया तुम्हारी दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं है। शायद इसलिए तुमने फैसला कर लिया कि हमारा साथ मुमकिन नहीं है, पर तुमने मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं समझी। अपनी मर्जी से मेरी ज़िंदगी में आए और अपनी मर्जी से बाहर निकल गई, लेकिन मैं तुम्हें दोष भी नहीं दे सकता क्योंकि तुमने कभी मुझसे कोई वादा नहीं किया। करिश्मा की आंखों के आंसू अंदर नहीं रह पाए और उसके गालों पर लुढ़क गए। ऐसा कुछ नहीं है विक्रम, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करती हूँ। एक लंबी सांस छोड़ते हुए विक्रम ने कहा, पहले मुझे भी ये गलतफहमी थी कि मैं तुम्हारे दिल की बात जानता हूँ, पर तुम्हारे जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तुमने तो कभी ये तक नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो। प्यार करने की बात तो बहुत दूर थी, शायद मैंने ही तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तो इतना हक भी नहीं है कि मैं तुमसे कोई शिकवा शिकायत करूँ। करिश्मा ने दोनों हाथ बढ़ाकर विक्रम का चेहरा अपनी हथेलियां के बीच लिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू विक्रम। कमरे में सन्नाटा छा गया।
विक्रम एकटक करिश्मा की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों में एक के बाद एक कई एहसास आ रहे थे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि करिश्मा के इस इजहार से उसे खुशी होनी चाहिए या इस बात का दर्द होना चाहिए कि करिश्मा किसी और से शादी कर रही थी, लेकिन प्यार उससे करती थी। फिर भी करिश्मा के मुंह से अपने लिए ये 3 शब्द सुनकर विक्रम के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। बेड के पीछे लगा मॉनिटर तेजी से आवाज करने लगा। करिश्मा ने चौंक कर मशीन की तरफ देखा, पर आवाज का कारण समझते ही उसके चेहरे पर परेशानी की जगह लाली बिखर गई। उसने विक्रम के चेहरे से अपने हाथ हटाए और नजरें झुकाकर धीरे से कहा, जब मैं पहली बार तुम्हें मिली थी तो पहले ही दिन तुम्हें पसंद करने लगी थी और दूसरे दिन तक प्यार भी हो गया था। मैं जानती हूँ मैं ये बात तुमसे पहले नहीं कह पाई, लेकिन इसका कारण कुछ और नहीं, मेरी शर्म थी। मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार ये बात मेरे होठों तक आकर रुक गई। उद्धरण, तो अब क्यों कहा? विक्रम ने सवाल किया। अब ये कहकर मेरे दिल को और चोट पहुंचाना चाहती हो? पहले भी मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद तुम्हें किसी और से शादी करते हुए देखना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा सोचा है। क्यों करिश्मा, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? मैं धीरज से शादी नहीं कर रही, करिश्मा ने जोर देते हुए कहा। धीरज का नाम सुनते ही विक्रम के दिमाग से जैसे कोई पर्दा हट गया। किसी फिल्म की तरह रेस्टोरेंट की घटनाएं एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूम गईं। शायद बेहोशी की वजह से वो अभी तक इस बात को याद नहीं कर पाया था। विक्रम ने झटके से करिश्मा का हाथ थाम लिया और दृढ़ आवाज में कहा, तुम धीरज से शादी नहीं कर सकती, किसी से भी शादी करना, लेकिन धीरज से नहीं। क्या अब करिश्मा को धीरज के पिता की सच्चाई पता लगने वाली थी? पर क्या वो सच जानकर भी कुछ कर पाएगी? एप 77 दिल की बातें। करिश्मा ने विक्रम के हाथ पर अपना हाथ रखा और उसी की तरह दृढ़ता से कहा, मेरी शादी जब भी होगी सिर्फ तुम्हारे साथ होगी। मैं धीरज से या किसी और से कभी शादी नहीं करूंगी। विक्रम कुछ देर करिश्मा की आंखों में देखता रहा। एक तरफ वो इस बात पर यकीन करके खुश होना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ करिश्मा से मिले धोखे की वजह से उसका दिल अभी भी टूटा हुआ था। लेकिन अपने दर्द को भुलाकर उसने करिश्मा को कुछ दिन पहले रेस्टोरेंट में हुई घटना के बारे में बताया। पहले तो करिश्मा ये सुनकर सन रह गई कि धीरज ने किसी को उसका अपहरण करने के लिए कहा, लेकिन उसके बाद जो विक्रम ने बताया वो करिश्मा के लिए और भी चौंकाने वाला था। मुकेश अवस्थी अपने बेटे की मदद करने के लिए अपने ओहदे का इस्तेमाल करता था, ये बात काफ़ी लोग जानते थे, लेकिन कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि सेना का इतना बड़ा ऑफिसर होने के बावजूद वो कुछ ऐसा गलत काम कर रहा था जिसके लिए उसे दूसरे देशों से करोड़ों रुपए मिल रहे थे। करिश्मा ने पूछा, ये पैसे उसे किस काम के बदले में मिल रहे थे? पता नहीं, विक्रम ने जवाब दिया। वो रेस्टोरेंट का मालिक भी नहीं जानता था कि अवस्थी सर करते क्या हैं। उसका काम सिर्फ पैसे लेना था और उन्हें अलग अलग तरीकों से अवस्थी सर और धीरज के पास पहुंचाना था। करिश्मा जानती थी कि इस बात का पता लगाना जरूरी था, लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी था विक्रम को वो सारी बातें बताना जिन्हें बताने का इंतजार वो पार्टी की रात से कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, शांतनु कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही विक्रम ने कहा, उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने तुम्हें सरताज खान के फ़ोन से कुछ तस्वीरें भेजी थी, वो सब तुम करिश्मा के फ़ोन पर भेज दो। शांतनु ने पूछा, उस दिन जल्दी में हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई और उसके बाद मौका ही नहीं मिला, आखिर क्या बताया था सरताज ने तुम्हें? विक्रम ने उसे भी सरताज की कही हुई सारी बातें बताईं। जब शांतनु ने करिश्मा को तस्वीरें भेजते वक्त अपने फ़ोन पर वो तस्वीरें गौर से देखी तो वो भी दंग रह गया। इसमें कोई शक नहीं था कि मुकेश अवस्थी कोई बहुत बड़ा गैरकानूनी काम कर रहा था। उसने करिश्मा से पूछा, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि अवस्थी सर आखिर करते क्या हैं? करिश्मा ने कड़वाहट से जवाब दिया, जितना तुम लोग सोच रहे हो उतनी पहचान नहीं है मेरी। उनके परिवार से मम्मी और अंजू आंटी की मुलाकात होती रहती हैं। पहले पापा भी अंकल से मिल लेते थे, लेकिन जब से उन्हें धीरज की असलियत पता चली है वो भी अंकल से मिलने में कतराते हैं और मैं, अगर मेरा बस चले तो मैं कभी धीरज की शक्ल भी ना देखूं। शांतनु ने सुझाव दिया, मेरे ख्याल से हमें पठानिया सर से इसके बारे में बात करनी चाहिए। विक्रम ने याद करते हुए कहा, मिशन पर जाने से पहले मैंने उनके लिए ऑफिस में एक चिट्ठी छोड़ी थी, क्या उन्होंने उसके बारे में कोई बात की? शांतनु ने बताया, वो तब से ब्यूरो के ऑफिस में गए ही नहीं थे। मुझे नहीं लगता उन्होंने ऐसी कोई चिट्ठी देखी है, वरना वो इसका जिक्र जरूर करते। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि करिश्मा का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की तरफ देखते ही उसने विक्रम और शांतनु से कहा, भैया का फ़ोन है। हेलो करिश्मा। जैसे ही करिश्मा ने फ़ोन कान से लगाया, पठानिया की चिंतित आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मुझे अभी अभी विक्रम के हाथ का लिखा हुआ एक मैसेज मिला है, उसने कुछ अजीब सी बात लिखी है, उसका कहना है। पठानिया की बात काटते हुए करिश्मा ने कहा, हम इसी बारे में बात कर रहे थे। विक्रम को अवस्थी अंकल के बारे में कुछ ऐसा पता चला है जो बेहद चौंकाने वाला है। उसके पास सबूत के फ़ोटो भी हैं, लेकिन मुझे लगता है किसी से भी बात करने से पहले हमें उस रेस्टोरेंट में जाकर थोड़ी तहकीकात करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। पठानिया उसकी बात से सहमत था। कल सुबह जाकर मैं सबसे पहले यही काम करूंगा। अभी ज़रा हरीश उर्फ नवाज से मिल लेता हूं। फ़ोन रखने के बाद करिश्मा ने दोनों को बताया कि पठानिया अगले दिन खुद रेस्टोरेंट में जाने वाला था। रात को जब डॉक्टर विक्रम को देखने आया तो उसने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, तुम्हारी हालत मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा तेज़ी से बेहतर हो रही है।
उसने नर्स से कहा कि अब मशीनों से लगी ट्यूब हटा दे क्योंकि विक्रम को उनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फ्रैक्चर की वजह से वो हिल-डुल नहीं सकता था, इसलिए उसके साथ किसी का रहना जरूरी था। शांतनु ने डॉक्टर को आश्वासन दिया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं विक्रम के साथ रहूंगा। डॉक्टर के जाने के बाद विक्रम ने फिर से करिश्मा को लौट जाने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर शांतनु ने विक्रम को बताया, करिश्मा के लौटने से पहले तुम्हें उसकी बात सुननी होगी। उस दिन तो तुमने उसे पहचाना नहीं था, लेकिन आज नशे में नहीं हो, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे से खुलकर सारी बातें करनी चाहिए। विक्रम चौंक गया, पहचाना नहीं था? किस दिन? ऐसा हो ही नहीं सकता। शांतनु जानता था विक्रम को उस रात की बातें याद नहीं थी, इसलिए उसने बताया, उस रात पार्टी में तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। मैं तुम्हें किसी तरह वापस लेकर आया, लेकिन कमरे में आकर तुम फिर से पीने लगे। तुम्हें तो इतना होश भी नहीं था कि उस रात जब करिश्मा तुमसे बात करने आई तो तुम उसे पहचान पाते। विक्रम ने हैरानी से करिश्मा की तरफ देखा, अपनी डब्बाएं आंखों को छुपाने के लिए उसने नजरें झुका ली। शांतनु ने कहा, मैं नीचे कैफेटेरिया में खाना खाने जा रहा हूँ, वापस आकर बाहर ही इंतजार करूंगा। आज तुम दोनों को अपने दिल की सारी बातें खुलकर एक दूसरे को बता देनी चाहिए, जिससे आपस में कोई गलतफहमी ना रहे। इतना कहकर शांतनु बिना उनके जवाब का इंतजार किया दरवाजा बंद करते हुए कमरे से निकल गया। करिश्मा फिर से विक्रम के पास आकर कुर्सी पर बैठ गई और उसे देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे वो सारी बातें कहने का जो मैं अब तक नहीं कह पाए? विक्रम ने धीरे से नजरें उठाकर करिश्मा की तरफ देखा। आई एम सॉरी, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैंने उस रात तुम्हें नहीं पहचाना। मैंने कोई बदतमीजी तो नहीं की तुम्हारे साथ? उसके भोलेपन पर करिश्मा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तुमसे नशे में भी कोई बदतमीजी नहीं हो सकती। आई विक्रम, तुम हो ही इतने अच्छे की बेख्याली में भी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। जवाब दिए बिना विक्रम चुपचाप करिश्मा की तरफ देखता रहा। उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए करिश्मा ने कहा, मेरा यकीन करो, मुझे या मेरी फैमिली में किसी को नहीं पता था कि अवस्थी अंकल पार्टी में ऐसा कुछ करने वाले हैं। इस बारे में कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था एक छोटी सी पार्टी रख रहे हैं अपने घर पर। हमें तो ये भी नहीं पता था कि उन्होंने पार्टी में इतने सारे लोगों को बुलाया है, और जब अचानक उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी तो मुझे इतना बड़ा शौक लगा कि मैं कुछ सोच समझ ही नहीं पाई। जब तक खुद को थोड़ा संभाला तो भैया से तुम्हारे बारे में पता चला। मैं जानती थी कि तुम्हें उस बात से धक्का लगा होगा, इसलिए तुम्हें सच बताने यूनिट में आई थी, लेकिन तब तक तुम इतनी पी चुके थे कि ना तुम मुझे पहचान पाए ना मेरी कोई बात सुन पाए। उद्धरण, विक्रम को कोशिश करने पर भी याद नहीं आया कि पार्टी से यूनिट लौटने के बाद क्या हुआ था। उसे सिर्फ इतना याद था कि अगले दिन सुबह जब वो उठा तो इतनी शराब पीने की वजह से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। लेकिन उससे ज्यादा दर्द करिश्मा के धोखे का था जो उसके दिल में था। करिश्मा ने आगे कहा, मुझे 2 दिन बाद जयपुर जाना था, लेकिन उसी शाम जयपुर की यूनिट से कमांडर का फोन आया कि एक ट्रेनिंग अगले दिन से शुरू होने वाली है, इसलिए अगर मैं अगले दिन सुबह तक जयपुर पहुंच जाऊं तो अच्छा होगा। मैंने सोचा था बाद में तुम्हें फ़ोन करके ये बात बताऊंगी, लेकिन मम्मी पापा के साथ पार्टी में पहुंचते ही तुम्हें सामने देखकर मैं एकदम से घबरा गई और ये बात मेरे दिमाग से निकल गई। तुमसे छुपाने का मेरा कोई इरादा नहीं था विक्रम, लेकिन बताने का मौका नहीं मिला। विक्रम ने एक ठंडी सांस ली और मुझे लगा तुम मुझसे दूर जाने के लिए बिना बताए चली गई। करिश्मा ने फौरन सफाई दी, मैं तुमसे नहीं अपने हालात से भाग रही थी। अब मैं समझ गई हूँ कि मेरा फैसला गलत था, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ यही एक रास्ता है मेरे पास। उसने विक्रम को अपनी मम्मी की बीमारी के दौरान हुई सारी बातें बताई और अस्पताल में धीरज ने जो भी कहा था वो सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे अपनी मम्मी के हार्ट अटैक के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रही थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो धीरज के लिए उन्हें साफ साफ मना कर पाती। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विक्रम परेशान हो उठा, इतना सब अकेले क्यों झेलती रही? करिश्मा ने नज़र झुकाकर कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे एक कमज़ोर लड़की समझो जिसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो गलत कह सके। विक्रम ने गहरी नज़र से उसे देखा, तुम्हें लगता है मैं कभी भी तुम्हें कमज़ोर समझ सकता हूँ? बल्कि मैं तो ये समझ रहा था कि तुम मुझसे नाराज़ हो उस दिन कार में। विक्रम इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके आगे कहा, उस दिन के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ करिश्मा। 2 पल के लिए मैं थोड़ा बहक गया था। मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी उस हरकत की वजह से मुझसे दूर हो रही हो। मुझे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। सच मानो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। करिश्मा को कार वाली बात अच्छी तरह याद थी। जब विक्रम उसे किस करने के लिए करीब आया तो करिश्मा ने मुंह फेर लिया था। इसलिए नहीं कि वो ऐसा नहीं चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उस वक्त वो विक्रम के प्यार के आगे खुद को बहुत छोटा समझ रही थी। आई उस बात के लिए विक्रम को आत्मग्लानि में जलते देखकर करिश्मा से रहा नहीं गया और उसने उठकर विक्रम के गाल पर किस कर दिया। विक्रम की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कहाँ वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा था और ऐसे में करिश्मा के प्यार के इस कोमल संकेत ने उसे चौंका दिया। एक पल के लिए वक्त जैसे रुक गया। अगले ही पल उसका विस्मय एक हल्की मुस्कान में बदल गया और फिर करिश्मा के होठों की नरमी का एहसास होते ही विक्रम के गालों पर हल्की सी लाली छा गई और उसके चेहरे पर आश्चर्य के साथ साथ खुशी झलकने लगी।
अस्पताल का वो कमरा विक्रम के लिए किसी मंदिर की तरह पवित्र बन गया, जहां उसका और करिश्मा का रिश्ता जैसे और गहरा हो गया। ये एक इशारा था जिसने विक्रम के दिल में पनप रहे हर सवाल का अंत कर दिया था और उसे इस बात का विश्वास दिलाया था कि आने वाली चुनौतियों में करिश्मा उसका हाथ नहीं छोड़ेगी। आखिरकार नजरें उठाकर उसने करिश्मा की तरफ देखा। करिश्मा की आंखों में प्यार भरा आश्वासन था। उसके एक किस ने शब्दों से कहीं ज्यादा व्यक्त कर दिया था, अपना समर्थन, समर्पण और साथ देने का वादा। विक्रम को अपनी तरफ इस तरह से देखते हुए करिश्मा की आंखें झुक गईं। उसके गालों पर फैले रंग को देखकर विक्रम ने धीरे से कहा, ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कम देखने को मिलता है। उसकी बात सुनकर करिश्मा ने एकदम से उसकी तरफ देखा और फिर अपने कपड़ों पर नजर दौड़ाई। उसने जीन्स के साथ हल्के नीले रंग की शर्ट पहनी थी। वो ज्यादातर सफेद, क्रीम या हल्के नीले रंग की शर्ट ही पहनती थी। उसने हैरानी से पूछा, ये रंग तो मैं अक्सर पहनती हूँ, तुम्हारे साथ भी बहुत बार पहनी है ये शर्ट। मैं शर्ट की बात नहीं कर रहा, विक्रम ने शरारत से कहा, मैं तुम्हारे गुलाबी गालों की बात कर रहा हूँ। करिश्मा के गालों का रंग और गहरा हो गया, लेकिन उसने नासमझ बनते हुए कहा, शायद लाइट की वजह से ऐसा लग रहा है, वरना मुझे मेकअप करने की आदत नहीं है। जानता हूँ, विक्रम मुस्कुराने लगा, तुम्हारी काफ़ी आदतों के बारे में जानता हूँ और जो नहीं मालूम वो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहकर जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? उसकी तरफ प्यार से देखते हुए करिश्मा ने हामी भरी, मैं अपनी आने वाली जिंदगी के हर पल में तुम्हारा साथ चाहती हूँ विक्रम। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे हमारे बीच दूरियां आए। कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, और अगली बार जब तुमसे मिलने आऊंगी तो सूट पहन कर आऊंगी जिसके साथ लहराता हुआ दुपट्टा होगा। विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। ये बात उसने कभी किसी के सामने नहीं कही थी। उसे समझ नहीं आया करिश्मा को उसकी इस इच्छा के बारे में कैसे पता चला। हिम्मत करके उसने ये सवाल पूछ ही लिया। करिश्मा ने मुस्कुराते हुए गहरी आंखों से उसे देखा। उस रात में सिर्फ एक अच्छी बात हुई थी विक्रम, जब मैं तुमसे मिलने आई थी तो नशे में तुमने मुझे पहचाना नहीं था, लेकिन तुमने अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया। तुमने वो सारी बातें मुझे बता दी जो तुम होश में रहते हुए मुझसे कभी नहीं कह पाए। विक्रम के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी। क्या बताया मैंने? क्या कहा तुमसे? तारांकन। अब करिश्मा की आंखें शरारत से चमक उठी। बाकी सब मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम ठीक हो जाओगे। करिश्मा और विक्रम की आपस की गलतफहमियां तो दूर हो गई, लेकिन क्या उनके प्यार को परिवार की स्वीकृति मिल पाएगी? मुकेश अवस्थी के लिए क्या होगा पठानिया का अगला कदम? एप 78 जहर को काटने के लिए जहर। तारांकन एप 78 जहर को काटने के लिए जहर। कुछ ही देर बाद एक नर्स विक्रम के लिए खाना लेकर आ गई। उससे ट्रे लेते हुए करिश्मा ने कहा, आप जाए, खाना मैं खिला दूंगी। नर्स के पीछे पीछे शांतनु भी कमरे में आया और उसने करिश्मा को एक पैकेट थमा दिया जो वो उसके लिए कैफेटेरिया से लाया था। तभी शांतनु के पास पठानिया का फोन आ गया। बात करने के लिए वो फिर से बाहर चला गया। करिश्मा ने देखा विक्रम की ट्रे में एक कटोरी सूप और थोड़ा सा दलिया था। इस हालत में उसे ज्यादा कुछ खाने को नहीं दिया जा सकता था, इसलिए दोनों चीजों की मात्रा बहुत कम थी। विक्रम के बेड को हल्का सा उठाकर करिश्मा ने उसे धीरे धीरे करके थोड़ा सूप पिलाया। विक्रम की इच्छा और कुछ खाने की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती दलिया भी खत्म कर दिया। अगर उसे अपने तरीके से अपने शरीर को जल्दी से जल्दी स्वस्थ बनाना था तो उसके लिए ताकत की जरूरत थी। ट्रे एक तरफ रखने के बाद करिश्मा ने तौलिया लेकर विक्रम के चेहरे की तरफ बढ़ाया। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और तौलिया लेते हुए कहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? करिश्मा ने उसके हाथ से तौलिया वापस ले लिया और बेड पर बैठकर उसके होठों के आसपास साफ करने लगी। तुम्हारा ध्यान रखने से और कोई तो क्या, तुम खुद भी मुझे नहीं रोक सकते। विक्रम ने चिंतित स्वर में कहा, पहले ही मेरी वजह से तुम 2 दिन से यहाँ बैठी हो। ना यहाँ पर सोने की जगह है, ना खाने पीने का ठिकाना है। मैं तुम्हें कैफेटेरिया का ठंडा खाना खाते हुए नहीं देख सकता। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे लिए तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अब मैं ठीक हूँ और शांतनु भी यहाँ है, तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए। उद्धरण। करिश्मा ने प्यार से उसकी तरफ देखा। विक्रम, मुझे कुछ नहीं हुआ, सर्जरी तुम्हारी हुई है। क्या इस वक्त भी मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा सहारा नहीं बन सकती? अगर तुम्हारी जगह मुझे गोली लगी होती तो क्या तुम? वो इससे आगे कुछ कह पाती इससे पहले ही विक्रम ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और गुस्से से कहा, दोबारा कभी ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना। उसकी कलाई पकड़कर करिश्मा ने उसका हाथ हटाया। अगर तुम कहते हो तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि हम जिस तरह का काम करते हैं, गोली लगना कोई बड़ी बात नहीं है। विक्रम जानता था करिश्मा सच कह रही है, फिर भी उसका दिल ये सोचकर कांप उठा कि अगर करिश्मा के साथ ऐसा हो गया तो वो क्या करेगा। बाहर खड़े शांतनु ने पठानिया को रेस्टोरेंट में हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया। करिश्मा के अपहरण की कोशिश के बारे में सुनकर उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं जानता था धीरज अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वो इतना घटिया आदमी निकलेगा ये नहीं सोचा था। मैं सुबह जाकर रेस्टोरेंट के मालिक सरताज खान से बात करता हूं। सिर्फ फोटो दिखाना काफी नहीं होगा, सारे सबूत इकट्ठे करके हमें धीरज और अवस्थी सर के खिलाफ मजबूत केस बनाना होगा।
क्योंकि अब विक्रम पहले से कहीं बेहतर था, इसलिए शांतनु ने पठानिया से कहा, सुबह मैं भी चलूंगा आपके साथ। सरताज खान मुझे और विक्रम को पहचानता है, हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगले दिन सुबह जब वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचे तो वहां ताला लगा था। दरवाजे पर जमी धूल से लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से वो दरवाजा खुला ही नहीं था। जब शांतनु ने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि पिछले 4-5 दिनों से रेस्टोरेंट बंद था। पठानिया ने कहा, लगता है वो भाग गया। शांतनु को इस बात से काफी हैरानी हुई। इस जगह का तो अच्छा खासा नाम था, रातों रात भाग जाना समझ नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अवस्थी सर से उस रात की बातों का जिक्र किया हो और उन्होंने ही सरताज को गायब करवा दिया। पठानिया की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गायब मतलब? क्या तुम कहना चाहते हो कि उन्होंने सरताज की जान? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते वो, ये तो मर्डर है। शांतनु ने सोचते हुए कहा, विक्रम ने बताया था सरताज ने सारे सबूत ऊपर वाले कमरे में एक बड़ी पेंटिंग के पीछे बने लॉकर में छुपा के रखे हैं, वहां तक पहुंच गए तो हमारा काम हो जाएगा। पठानिया ने शांतनु की तरफ देखा। वो जानता था एक एजेंट के लिए अंदर जाना या लॉकर तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मिशन के वक्त ये सब करने में और ऐसे चोरों की तरह अंदर घुसने में फर्क था। पठानिया नहीं चाहता था शांतनु अपने आप को किसी मुसीबत में डाले, इसलिए उसने कहा, अभी ये सब करना ठीक नहीं होगा। हो सकता है सरताज को अचानक कहीं जाना पड़ गया हो। हम कुछ दिन यहाँ नजर रखते हैं, फिर भी अगर वो वापस नहीं आया तब सोचेंगे क्या करना है। जब शांतनु ने वापस अस्पताल जाकर ये बात विक्रम को बताई तो विक्रम ने उसे याद दिलाया, हमारे पास सरताज का नंबर है, उसी के फ़ोन से तो तुम्हें फ़ोटो भेजी थी, उसे फ़ोन मिलाकर देखो। जैसा कि शांतनु को पहले ही शक हो गया था, फ़ोन मिलाने पर वो नंबर अमान्य बताया गया। पठानिया ने गहरी सांस ली। या तो सरताज खुद गायब हो गया है या उसे गायब किया गया है, इसका पता हमें सिर्फ अवस्थी सर से लग सकता है। करिश्मा ने दृढ़ आवाज में पठानिया से कहा, उसके बारे में पता लगाने से पहले हमें ये बात मम्मी पापा को बतानी चाहिए। पठानिया ने पूछा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? साथ चलोगी मेरे? हाँ भैया, करिश्मा ने कहा, ये सच्चाई मम्मी को बताना बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। विक्रम ने करिश्मा की तरफ देखा। उसने हल्के से आंखों को झपकाकर विक्रम को आश्वासन दिया। उन दोनों के जाने के बाद शांतनु ने विक्रम से पूछा, तो आखिरकार करिश्मा ने तुम्हें सब बता ही दिया? विक्रम ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि उस रात करिश्मा मुझसे मिलने आई थी? समझ नहीं आता, मुझे पता कैसे नहीं चला। और वो कहती है मैंने अपने दिल की सारी बातें उससे कह दी थी। तुम्हारे दिल की बातें? लेकिन तुम तो कुछ छुपा ही नहीं रहे थे, फिर क्या कहा तुमने? शांतनु ने अचरज से पूछा। विक्रम भी इसी बात से परेशान था, यही तो नहीं पता। और करिश्मा कुछ बता भी नहीं रही, कहीं मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कह दिया? उसे छेड़ते हुए शांतनु ने चुटकी ली। क्यों, तुम्हारे दिल में कुछ ऐसी वैसी बात थी क्या? विक्रम झेप गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब था कि गुस्से में मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया था जो उसे बुरा लगा हो। एक टेढ़ी मुस्कान के साथ शांतनु ने कहा, करिश्मा को देखकर तो नहीं लगता कि वो तुमसे किसी बात पर नाराज है। वैसे अब तो तुम भी नाराज नहीं लग रहे। लगता है आपस की गलतफहमी बड़े प्यार से दूर की है। शांतनु की बात सुनकर विक्रम को करिश्मा के होठों के स्पर्श का एहसास होने लगा, जिसने विक्रम को एक सुखद अनुभूति से भर दिया। अपने चेहरे की गुलाबी रंगत को छुपाने के लिए विक्रम ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और कोई जवाब नहीं दिया। उधर करिश्मा जब पठानिया के साथ अपने घर पहुंची तो उसे देखकर कविता खुश हो गई। अरे बेटा, तू तो कल आने वाली थी। लगता है हमें सरप्राइज देने के लिए एक दिन पहले आ गई। अगर मुझे बता देती तो मैं तेरी पसंद का खाना बनवा कर रखती। करिश्मा ने गले लगकर अपने माता पिता का अभिवादन किया। जब वो चारों आराम से बैठ गए तो सुमित ने गौर से पठानिया की तरफ देखा। कुछ हुआ है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम कुछ कहना चाहते हो? पठानिया के जवाब देने से पहले करिश्मा ने कविता की तरफ देखकर कहा, मम्मी मैं आपको एक बहुत खास बात बताने जा रही हूँ, प्लीज आप पहले मेरी पूरी बात सुनना और इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। कविता का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसी क्या बात है करिश्मा? तूने कुछ गलत किया है क्या? पठानिया ने फौरन जवाब दिया, नहीं चाची जी, करिश्मा ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर हमने इस बात को नजरअंदाज किया तो हम करिश्मा के साथ गलत करेंगे। सुमित और कविता ने उलझन भरी निगाहों से करिश्मा को देखा। उसने कुछ दिन पहले हुए रेस्टोरेंट के वाकये के बारे में बताया। धीरज के करिश्मा का अपहरण करने की बात सुनकर कविता को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने कुछ बोलना चाहा सुमित ने उसका हाथ पकड़कर खामोश रहने का इशारा किया। जब करिश्मा ने धीरज के बारे में पिता को सब कुछ बताया तो दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। पठानिया ने उन्हें अपने फ़ोन पर बैंक अकाउंट की फ़ोटो दिखाई। थकी हुई आवाज़ में सुमित ने कहा, मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मुकेश का लालच उसे इस तरह की हरकत करने पर मजबूर कर देगा। कविता खामोशी से जमीन की तरफ देख रही थी। उसे चुप देखकर तीनों डर गए कि कहीं फिर से उसकी तबीयत न बिगड़ जाए। सुमित ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ तो बोलो कविता, मैं जानता हूँ तुम्हें विश्वास करना मुश्किल होगा, पर यही उनका असली चेहरा है। हमने पहले ही पहचान लिया था, लेकिन जब भी तुमसे बात करने की कोशिश की तुम नाराज हो गई। अब तो तुमने सच्चाई अपनी
आंखों से देख ली है, अब तुम्हें क्या लगता है? कविता ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी बेटी की तरफ देखकर उसने भरे गले से कहा, मुझे माफ कर दे करिश्मा। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतने खुशमिजाज धीरज का असली चेहरा इतना घिनौना होगा। अंजू का परिवार मेरे लिए अपनी बहन के परिवार जैसा था। उसके प्यार में शायद मेरी आंखों पर पट्टी बंध गई थी, लेकिन ये सब सुनने और देखने के बाद मैं तुझे उस घर का हिस्सा कभी नहीं बनने दूंगी। उनके बुरे कर्मों की सजा उन्हें ही मिलनी चाहिए, तुझे उसका भागीदार नहीं बनने दूंगी। करिश्मा के दिल से एक भारी बोझ हट गया। अपनी मम्मी के पास बैठकर वो उनके गले लग गई। सुमित और पठानिया को भी ये देखकर राहत मिली। फिर सुमित ने पठानिया से पूछा, इसके बारे में अब तुम क्या करने वाले हो? जाहिर है मुकेश कुछ गलत काम कर रहा है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए पुख्ता सबूत चाहिए। उसकी बात से पठानिया सहमत था। मैं जानता हूँ चाचा जी, मोबाइल से खींची हुई ये तस्वीरें काफ़ी नहीं है। मैं आज सुबह इस जगह पर गया था, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से ये रेस्टोरेंट बंद है और इसके मालिक का कोई अता पता नहीं है। ना ही हम जबरदस्ती अंदर घुसकर उसके खुफिया लॉकर की तलाशी ले सकते हैं। ये बात सुनकर सुमित भी परेशान हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं मुकेश को इस बात की खबर हो गई, इसलिए उसने रेस्टोरेंट के मालिक के साथ साथ सबूत भी वहां से हटा दिए। कुछ सोचकर पठानिया ने कहा, विक्रम ने बताया था कि सरताज ने ये सबूत मुकेश से छुपा कर रखे थे। मुकेश को उनके बारे में कुछ नहीं पता। सरताज के गायब होने में उसका हाथ तभी हो सकता था जब सरताज ने खुद उसको इस घटना के बारे में बताता। मुझे नहीं लगता उसने ऐसा किया होगा। शायद सरताज खुद ही भाग गया है और मुझे लगता है वो सारे सबूत भी अपने साथ ले गया होगा। उद्धरण। सुमित ने अपना सिर हिलाया। अगर ऐसा हुआ है तो मुकेश जैसा शातिर आदमी बहुत आसानी से इन तस्वीरों को झुठला देगा, तो फिर इसके बारे में क्या कर सकते हैं? पठानिया ने कहा, मैं अपने तरीके से इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक हमें इस बात को गुप्त रखना होगा। साथ ही अंजलि को कहकर सरताज को ढूंढने की कोशिश करूंगा। वैसे अगर वो मिल भी गया तो खुलकर सामने नहीं आएगा, क्योंकि इस केस में वो भी शामिल है। गलत तरीके से पैसे लेने का इल्जाम उस पर भी आएगा। करिश्मा बेचैन हो उठी। इसका मतलब सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो गलत होते हुए भी आराम से आज़ाद घूमते रहेंगे और हमें खामोश रहना पड़ेगा। पठानिया ने उसे समझाया, इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए। हम जानते हैं कि वो लोग गलत हैं, लेकिन इस बात को दुनिया के सामने लाने के लिए हमें अपने दावे को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि उनका कोई झूठ हमारे सच को न तोड़ सके। इसके लिए वक्त लगेगा करिश्मा, हमें धैर्य रखना होगा। करिश्मा के चेहरे पर तनाव झलकने लगा। और तब तक मैं क्या करूंगी? जैसे मुकेश अंकल ने पिछली बार अचानक सगाई की अनाउंसमेंट कर दी थी, ऐसे अचानक एक दिन सगाई करने को कहा तो क्या होगा? मैं पहले भी धीरज से शादी करने के खिलाफ थी, लेकिन अब ये जानते हुए कि वो और उसके पापा क्रिमिनल हैं, मैं उसे अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती। कविता ने कहा, करिश्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें ये रिश्ता खत्म करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता अंजू को अपने पति और बेटे की हरकतों के बारे में कितना मालूम है, पर अब अंजू की दोस्ती भी इस रिश्ते को नहीं बचा सकती। मैं करिश्मा को इस जाल में नहीं फंसने दूंगी। बौखला कर सुमित ने बताया, हमें वक्त चाहिए और मुकेश को जल्दी लगी है। कल ही उसका फोन आया था। वो इसी महीने धीरज और करिश्मा की सगाई करना चाहता है। जब मैंने कहा कि करिश्मा के जयपुर से लौटने तक रुक जाना चाहिए तो उसने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सगाई होते ही वो धीरज को भी कुछ दिनों के लिए जयपुर भिजवा देगा। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। करिश्मा घबरा कर खड़ी हो गई। पठानिया ने खड़े होकर उसके कंधों पर हाथ रखे और उसे वापस बैठाया। फिर उसने सबको देखते हुए कहा, हमने देखा है कि अवस्थी सर चालाकी से कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले कि वो सगाई की तारीख निकालें, हमें इस रिश्ते को तोड़ना होगा। लेकिन कैसे? सुमित ने पूछा। एक गहरी सांस लेकर पठानिया ने कहा, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि जहर को काटने के लिए हमें भी जहर का इस्तेमाल करना होगा। क्या प्लान था पठानिया का? क्या मुकेश जैसा शातिर इंसान उसके प्लान के झांसे में आएगा? एप 79 टूट गया रिश्ता। पठानिया की बात सुनकर करिश्मा की आंखें चमक उठी। हम सब आपके साथ हैं भैया, बताओ क्या प्लान है आपका? पठानिया ने उन्हें बताया कि उसके दिमाग में क्या आइडिया था। पूरी बात सुनकर सुमित ने कविता की तरफ देखा। इसका मतलब हमें झूठ बोलना पड़ेगा। करिश्मा ने उन्हें समझाया, थोड़ा सा झूठ है पापा, उन लोगों की तरह बेईमानी या गद्दारी तो नहीं है। सुमित को ऐसा करने में कोई एतराज नहीं था, पर वो ये भी जानता था कि कविता को झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई जब कविता ने कहा, अगर इस झूठ से मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है तो मैं इस झूठ में तुम सबका साथ देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू मम्मी। करिश्मा खुश होकर फिर से कविता के गले लग गई। अपनी बेटी का सिर थपथपाते हुए कविता मुस्कुराई। देखा जाए तो ये बात पूरी तरह से झूठ नहीं है। जो उन्होंने किया वो गलत है और इस चीज़ का सबूत हमारे पास है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, बस हम उन्हें पूरी बात नहीं बता रहे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। कविता के तर्क से बाकी तीनों को भी राहत मिली। उन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि अगले दिन मुकेश और धीरज को अपने घर आने का न्योता देंगे।
कविता नहीं चाहती थी कि अंजू भी उनके साथ आए, क्योंकि अंजू को इस बात से दुख पहुंचता, और जो भी हो, कविता अपनी सहेली को इस तरह से दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए सुमित ने मुकेश को फ़ोन किया कि वो उससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता है, जिसके लिए उसे अगले दिन लंच पर आने को कहा। धीरज को बुलाने का जिम्मा करिश्मा का था, लेकिन उसने कहा कि वो अगले दिन सुबह ही फ़ोन करेगी, क्योंकि विक्रम ने उसे हिदायत दी थी कि आज का दिन वो अपने घर पर बिताए। इसलिए करिश्मा वापस हॉस्पिटल नहीं गई। पठानिया का प्लान सुनने के बाद उसने फैसला किया कि अब वो विक्रम से मिलने तभी जाएगी जब धीरज का नाम उसकी ज़िंदगी से पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। अगले दिन करिश्मा से फ़ोन पर बात करने के बाद धीरज की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसे लगा कि आखिरकार करिश्मा ने इस बात को स्वीकार कर ही लिया कि उसकी शादी धीरज से ही होगी, इसीलिए दोपहर को अपने घर पर बुलाया है। लेकिन जब वो करिश्मा के घर पहुंचा तो मुकेश को वहां देखकर चौंक गया। आप यहाँ क्या कर रहे हो पापा? सबसे नज़र बचाकर उसने धीरे से पूछा। मुकेश ने जवाब दिया, मुझे सुमित ने कुछ बात करने के लिए बुलाया है, तुम करिश्मा से मिलने आए हो? धीरज ने हामी में सर हिलाया। उसने खुद फ़ोन किया था और लंच पर आने को कहा। मुकेश को अंदेशा होने लगा कि कोई ऐसी बात है जो करिश्मा का परिवार उनसे करना चाहता है, लेकिन उसने भी निश्चय कर रखा था कि वो किसी भी हालत में इस रिश्ते को नहीं टूटने देगा। करिश्मा के परिवार के नाम और इज्जत का सहारा उसके लिए बहुत ज़रूरी था। उन दोनों के आने के थोड़ी देर बाद ही टेबल पर खाना लगा दिया गया। करिश्मा इतना वक्त भी धीरज के साथ नहीं बिताना चाहती थी, इसलिए वो धीरज और मुकेश के आने से पहले ही घर से बाहर चली गई। जब धीरज ने उसके बारे में पूछा तो सुमित ने कहा, करिश्मा को अचानक किसी काम से विजय ने बुला लिया, उसका फ़ोन आया था, वो दोनों बस आते ही होंगे, तुम खाना खाओ। धीरज ने अपनी नकली मुस्कुराहट दिखाई। आप लोग खा लीजिए अंकल, मैं करिश्मा के साथ ही खाऊंगा, वो और पठानिया सर आने वाले हैं ना। सुमित ने भी मुस्कुरा कर कहा। विजय ने बताया, उन दोनों ने खाना खा लिया है, इसलिए तुम भी खा लो, उनके आने के बाद हम साथ में कॉफ़ी पी लेंगे। धीरज को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने फैसला किया कि वो अपने तरीके से करिश्मा को इस बात का एहसास कराएगा। खाना खत्म होने के कुछ ही देर बाद पठानिया करिश्मा के साथ घर में दाखिल हुआ। मेहमानों का अभिवादन करके वो और करिश्मा पास पास बैठ गए। पठानिया ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बड़ा सा कागज़ का लिफाफा सामने पड़ी टेबल पर रख दिया। मुकेश ने सबकी तरफ देखा और अपनी रोबदार आवाज़ में कहा, मुझे लगता है आप लोगों ने मुझे सगाई की तारीख पक्की करने के लिए बुलाया है। मैं तो खुद इसी बारे में सोच रहा था, क्यों ना अगले रविवार को धीरज और करिश्मा की सगाई कर दी जाए। अब सबको बता ही दिया है तो हमें इस रिश्ते पर मोहर लगा देनी चाहिए। सुमित ने गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। हमने आपको इस रिश्ते के बारे में बात करने के लिए ही बुलाया है, लेकिन सगाई की तारीख पक्की करने के लिए नहीं, बल्कि इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। धीरज ने गुस्से से करिश्मा की तरफ देखा। मुकेश की आवाज़ में भी गुस्सा झलक रहा था जब उसने पूछा, क्या मतलब है इस बात का? सुमित ने शांत स्वर में कहा, मतलब बिल्कुल साफ है मुकेश, हम लोग करिश्मा की शादी धीरज से नहीं करना चाहते, ये सगाई नहीं होगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुकेश चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। इतने सालों से इन दोनों का रिश्ता पक्का हो रखा है, अब तो सभी लोग इस बारे में जानते हैं, फिर तुम इसे तोड़ने की बात कैसे कर सकते हो? अगले रविवार को उनकी सगाई होकर रहेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर किसी ने इस फैसले के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। धमकी देते हुए उसने जलती हुई नज़रों से पठानिया और करिश्मा की तरफ देखा। मतलब साफ था, अपने ओहदे का फ़ायदा उठाकर वो उन दोनों को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन उसकी धमकी से किसी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सुमित ने बिना आवाज़ ऊंची किए उसकी तरफ देखा। अपनी पार्टी में हमसे बिना पूछे इस बात का ऐलान तुमने खुद किया था। ये सिर्फ तुम्हारी गलती है कि सबको इस बात का पता चल गया, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों के डर से हम करिश्मा की ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। ना कोई सगाई होगी और ना शादी। ये रिश्ता अभी और इसी वक्त ख़त्म होता है और ये मेरा आखिरी फैसला है। मुकेश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। तुम होते कौन हो फैसला लेने वाले? क्या तुमको अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारी बेटी और तुम्हारे इस भतीजे का भविष्य बर्बाद कर सकता हूँ? क्यों बैठे बैठे मुसीबत मोल लेना चाहते हो? ऐसा तो है नहीं कि किसी गरीब बेरोजगार से शादी हो रही है तुम्हारी बेटी की। धीरज जैसा खूबसूरत पैसे वाला लड़का जो आगे जाकर आर्मी का चीफ जरूर बनेगा, ऐसा लड़का तुम्हें चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेटी बहुत खास है? इसके जैसी लाखों मिल जाएंगी। वो तो हमारी दोस्ती और तुम्हारी इस हालत पर तरस खाकर मैंने इस शादी के लिए हाँ करी थी। कविता ने खड़े होकर मुकेश की तरफ देखते हुए सख्त आवाज़ में कहा, मेरे पति की ऐसी कोई हालत नहीं है जिस पर आपको तरस खाने की ज़रूरत पड़े। अपने देश की रक्षा के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपना एक हाथ खोया है, तो हम तीन लोग अपने दोनों हाथों के साथ उनके पास खड़े हैं। रही बात मेरी बेटी की, मेरे और मेरे परिवार के लिए वो बहुत खास है और मैं उसे ऐसे घर में कभी नहीं भेजूंगी जहां उसे खास नहीं समझा जाएगा। अगर उसके जैसी लाखों मिल जाएंगी तो उन लाखों में से आप किसी को भी अपने घर की बहू बना लीजिए, क्योंकि मेरे पति का फैसला आपने सुन ही लिया है। करिश्मा और धीरज की शादी कभी नहीं होगी। धीरज ने खड़े होकर दांत पीसते हुए करिश्मा से कहा, तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
करिश्मा ने बैठे बैठे जवाब दिया, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, ना ही कोई बात करनी है। ये रिश्ता बड़ों ने तय किया था और आज वही इसे तोड़ रहे हैं, इसलिए आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। गुस्से में जलते हुए धीरज ने आगे बढ़कर करिश्मा का बाजू पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की। उसके साथ बैठे पठानिया ने धीरज का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया और डरावनी आवाज में कहा, मेरी बहन के पास आने की कोशिश भी मत करना। इतना अपमान मुकेश से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने चिल्लाकर पठानिया से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को हाथ लगाओ। अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। जिस वर्दी पर इतना इतराते हो वो वर्दी ना उतरवा दी तो मेरा नाम नहीं। इतना कहकर उसने जेब से फ़ोन निकाला, लेकिन वो फ़ोन ऑन भी कर पाता इससे पहले ही पठानिया ने अपने सामने पड़ा लिफाफा खोलकर ढेर सारी तस्वीरें टेबल पर बिछा दी। एक किताब के जितनी बड़ी बड़ी तस्वीरों पर दूर से ही नकली नाम नजर आ रहे थे, जिनके अकाउंट मुकेश ने बनवाए हुए थे। बीच में कुछ जगह पर उसका और धीरज का असली नाम भी था। मुकेश का हाथ फ़ोन के साथ हवा में ही जम गया। उसके और धीरज के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। धीरज ने लपक कर एक तस्वीर उठा ली, फिर दूसरी और फिर तीसरी। वो और मुकेश फटी फटी आंखों से कुछ देर तक तस्वीरों की तरफ देखते रहे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक मुकेश ने धीरज के हाथ से वो तस्वीरें खींच ली और जल्दी से सबको इकट्ठा करके अपने हाथ में पकड़ लिया। धीरज को उसकी इन गैरकानूनी डील्स के बारे में मालूम जरूर था, लेकिन वो भी नहीं जानता था कि मुकेश उनसे कितना पैसा कमा रहा था। अपनी करतूतों का कच्चा चिट्ठा उसने अपने बेटे से भी छुपा रखा था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि धीरज को पता चले उसने कितने करोड़ों की डील्स कर रखी थी। जब उसने सुमित और पठानिया की तरफ देखा तो उसकी आवाज़ में कंपन थी। ये सब क्या है? कहाँ से मिला तुम्हें? सुमित ने कहा, इन सारे सवालों का अब कोई मतलब नहीं है। तस्वीर देखकर तुम समझ ही गए होगे कि हमें सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन अभी तक हमारे अलावा और किसी को पता नहीं है। अगर हमने जनरल बख्शी को ये तस्वीरें भेज दी तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि ना तो तुम्हारा बेटा आर्मी चीफ बन पाएगा और ना तुम्हारी वर्दी बचेगी। जैसा कि उन लोगों को पता था, मुकेश का अगला कदम था इस बात से साफ इनकार करना। ये सब झूठ है, तुम लोगों की कोई चाल है। मुझे और मेरे बेटे को फंसाने के लिए आजकल कंप्यूटर से किसी भी तरह की नकली फ़ोटो बनाई जा सकती है। तुमने भी ऐसा ही कुछ किया है और अब इन नकली तस्वीरों से हमें ब्लैकमेल करना चाहते हो। तुम क्या जनरल बख्शी के पास जाओगे? मैं ही उनसे शिकायत करूंगा। पठानिया ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, शौक से फ़ोन कीजिए सर, बल्कि मैं तो कहता हूँ उन्हें खाने पर बुलाइए, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। वैसे आप कहें तो मैं एक अच्छा रेस्टोरेंट बता सकता हूँ, उसके मालिक से मेरी अच्छी जान पहचान है, उसका नाम है सरताज खान। ये सुनते ही मुकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके और सरताज के बारे में जान पाएगा। धीरज चौंक गया। उसने कुछ दिन पहले ही सरताज से बात की थी, जब मानिक ने उसे करिश्मा के उस रेस्टोरेंट में होने की खबर दी थी। सरताज ने बाद में उसे फ़ोन करके यही बताया था कि तस्वीर वाले आदमियों के साथ बैठी लड़की का नाम अदिति था, इसलिए उसने लड़की का अपहरण नहीं किया। धीरज ने पता करने के लिए जयपुर की यूनिट में फ़ोन किया तो ये बात साबित हो गई कि करिश्मा जयपुर में ही थी, इसलिए धीरज ने उसे बात को भुला दिया था। आज सरताज का नाम सुनकर वो एकदम से बोल पड़ा, लेकिन सरताज के रेस्टोरेंट में तो विक्रम और शांतनु गए थे किसी लड़की के साथ। मुकेश ने झटके से धीरज की तरफ देखा। धीरज सकपका गया। पठानिया ने मुकेश से कहा, आपका बेटा सही कह रहा है सर। उस दिन इसने किसी और लड़की को करिश्मा समझ लिया था और सरताज को उसे उठाने के लिए कहा। मुकेश ने खा जाने वाली नज़रों से धीरज को देखा। वो घबरा गया और हकलाते हुए सफाई देने लगा, पापा मैंने सिर्फ इतना कहा था। उसकी बात काटते हुए पठानिया ने आगे की कहानी सुनाई। वैसे इस बात के लिए हमें धीरज का धन्यवाद देना चाहिए। अगर उसने ऐसा करने की कोशिश नहीं की होती तो हमारे तीनों एजेंट्स चुपचाप रेस्टोरेंट से खाना खाकर वापस चले आते और हमें आप लोगों की असलियत का कभी पता नहीं चलता। उद्धरण। धीरज की हालत खराब हो गई। पठानिया ने उसका कंधा थपथपाया। थैंक यू धीरज, तुम्हारी वजह से सरताज के साथ न सिर्फ हमारी दोस्ती हुई बल्कि अब तो गहरा संबंध बन गया है। फिर उसने मुकेश की तरफ देखा। आप बुलाइए जनरल बख्शी सर को, मुझे विश्वास है वो भी सरताज से मिलकर उसकी कहानी सुनकर बहुत खुश होंगे। मुकेश के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। अगर सरताज इन लोगों के साथ मिल गया था तो न सिर्फ उसकी नौकरी बल्कि उसकी जान भी जा सकती थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वो सरताज से बाद में हिसाब करेगा, लेकिन अभी उसकी और धीरज की भलाई इसी में थी कि वो चुपचाप करिश्मा के परिवार की बात मान ले। गला साफ करते हुए उसने सबकी तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, आप लोग चाहते क्या हो? सुमित ने एक लंबी सांस भरते हुए जवाब दिया, हम इस रिश्ते को आज और अभी खत्म करना चाहते हैं। जैसे तुमने सबके सामने इनका रिश्ता पक्का होने की बात कही थी, वैसे ही तुम खुद बताओगे कि अब ये रिश्ता टूट गया है। कब और कैसे, ये तुम्हें सोचना है। धीरज कभी करिश्मा से बात करने की या उससे मिलने की कोशिश नहीं करेगा। हमारे परिवारों की दोस्ती भी आज खत्म होती है। अगर अंजू भाभी और कविता मिलना चाहें तो वो घर से बाहर मिल लेंगी, लेकिन हम लोग एक दूसरे के घर नहीं आ जा सकते। मतलब ये कि आज से हम लोगों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मंजूर है। मुकेश ने सारी शर्तें फौरन स्वीकार कर लीं। क्या सच में करिश्मा धीरज के बंधन से आज़ाद हो गई थी?
या ये भी मुकेश की कोई नई चाल थी? एपेटी सौदा बेईमानी का। धीरज ने चौंक कर अपने पिता की तरफ देखा। ये आप क्या कह रहे हो पापा? ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं? मुकेश ने उसे समझाते हुए कहा, बात को समझ धीरज, रिश्ते जबरदस्ती नहीं होते। अगर ये लोग नहीं चाहते तो हमें भी इसे तोड़ने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे है। धीरज ने करिश्मा को घूरते हुए कहा, मुझे ये रिश्ता खत्म नहीं करना, मुझे करिश्मा से शादी करनी है। धीरज के लिए अब करिश्मा से शादी करना उसकी इज्जत का सवाल हो गया था। उसने बार बार करिश्मा को यह धमकी दी थी कि वो हर हाल में उससे शादी करके रहेगा और फिर करिश्मा को सबक भी तो सिखाना था। उसने कई मौकों पर धीरज का अपमान किया था। वो सारी बातें धीरज भूला नहीं था। उसे सिर्फ उस दिन का इंतजार था जब वो करिश्मा को पूरे हक से अपनी बातें मानने के लिए मजबूर कर सकता था। उसे अपने सामने झुकते हुए देखना धीरज की सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी। ऐसे में अपने पिता का फैसला स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। पठानिया ने सख्त नजरों से धीरज को देखा। वैसे तो इस रिश्ते को तोड़ने के लिए इतनी वजह ही काफी है कि करिश्मा तुमसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अब हमने तुम्हें एक और वजह दे दी है। उसने मुकेश के हाथ में पकड़ी तस्वीरों की तरफ इशारा किया। इस राज को राज रखने की कीमत है तुम्हारा करिश्मा से हमेशा के लिए दूर हो जाना। वैसे इतना तो तुम समझ ही सकते हो कि अगर ये तस्वीरें किसी के हाथ लग गईं या फिर मीडिया में आ गई तो क्या होगा। ये तस्वीरें सरताज के साथ फोन पर तुम्हारी कॉल्स की रिकॉर्डिंग और उसकी गवाही, मेरे ख्याल से ये काफी होगा तुम्हारा हर रिश्ता तोड़ने के लिए। मुकेश ने थोड़ा गुस्से से कहा, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार कह दिया कि हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है तो मंजूर है। धीरज के कहने से कुछ नहीं होता, उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ पठानिया अपने परिवार की तरफ मुड़ा। तो फिर ठीक है, आज से सारी बातें यहीं खत्म होती हैं करिश्मा, अब तुम आज़ाद हो। मुकेश ने अविश्वास के साथ उनसे पूछा, हम कैसे मान लें कि तुम इन तस्वीरों और सरताज के बारे में किसी को नहीं बताओगे? जैसे आज रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर किया है, ऐसे तुम कभी भी दूसरी बातों के लिए हमें ब्लैकमेल कर सकते हो। मुझे कोई गारंटी चाहिए। कविता ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ उसे देखा। जब रिश्ता करते वक्त आपने कहा था कि मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखोगे तो हमने कोई गारंटी मांगी थी। जब धीरज की बदतमीजी देखने के बाद भी ये रिश्ता कायम रहा तो क्या वो किसी गारंटी पर था? मुकेश भाई साहब, हमारी बेटी हमारे दिल का टुकड़ा है और हमारे लिए बहुत कीमती है। जब हमने अपनी सबसे कीमती चीज़ आपको देने का वादा करते वक्त कोई गारंटी नहीं मांगी तो आप किस मुंह से ये सवाल कर रहे हैं? मुकेश सकपका कर इधर उधर देखने लगा। सुमित ने कहा, अगर हमें इस बात को बाहर लाना होता तो हम सबसे पहले तुम्हें नहीं बताते। तुम्हारी ये करतूत दुनिया के सामने आने के बाद रिश्ता तो वैसे भी टूट ही जाता, लेकिन इतने सालों की दोस्ती का ख्याल करके हमने किसी को इसके बारे में नहीं बताया। उसी दोस्ती की खातिर आज एक सलाह तुम्हें देता हूँ। तुमने अब तक जो किया सो किया, लेकिन अब ये सब बंद कर दो। अपनी वर्दी की इज्जत करना सीखो। ये मत सोचना कि हमारे चुप रहने से तुम बच जाओगे। अपने गलत कर्मों का हिसाब एक न एक दिन तुम्हें जरूर देना पड़ेगा। अपनी बेइज्जती और कुछ न कर पाने की विवशता से धीरज का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक कदम पठानिया की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो कुछ कहता इससे पहले ही मुकेश ने उसकी कलाई पकड़कर पीछे खींच लिया। फिर उसने नकली मुस्कान दिखाते हुए सुमित से कहा, हमारे बीच एक सौदा हुआ है। जो मुझे चाहिए था वो तुमने मुझे दे दिया, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया। हम दोनों बराबर हैं, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं ये प्रवचन देने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूंगा, तुम मेरे मामलों से दूर रहना। और फिर उसने दोनों हाथ जोड़कर सबकी तरफ देखा। चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूं, मेरे साथ दुश्मनी मत करना, क्योंकि जितनी आसानी से मैंने रिश्ता तोड़ा है उतनी आसानी से दुश्मनी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आप सभी लोग इन तस्वीरों के बारे में अपनी याददाश्त मिटा दे तो सबके लिए अच्छा होगा। इतना कहकर उसने धीरज को साथ चलने का इशारा किया और तेज कदमों से बाहर निकल गया। एक जलती हुई नजर करिश्मा पर डालने के बाद धीरज भी उसके पीछे पीछे चला गया। कविता निढाल होकर सोफे पर बैठ गई। करिश्मा फटाफट उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ मम्मी, आप ठीक तो हो ना? तबीयत खराब लग रही है क्या? पापा, हमें मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर चलना चाहिए। उसकी बात खत्म होने तक सुमित और पठानिया भी परेशान हालत में उसके सामने आकर खड़े हो गए। कविता ने एक हाथ उठाकर उन्हें आश्वासन दिया कि वो ठीक है, फिर धीरे से कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मुकेश भाई साहब और धीरज का ये रूप मैं पहले क्यों नहीं देख पाए। उद्धरण। सुमित ने नर्म आवाज में उसे समझाया, गलती तुम्हारी नहीं है कविता, उन्होंने अपना ये रूप तुमसे ही नहीं अंजू भाभी से भी छुपा कर रखा है। मुझे तो खुद पता नहीं चलता अगर करिश्मा ने मुझे धीरज के बारे में नहीं बताया होता। धीरज का व्यवहार देखने के बाद ही मैंने मुकेश की आदतों पर ध्यान देना शुरू किया, तब जाकर पता चला कि हमने अपनी बेटी के लिए कितना गलत चुनाव किया है। कविता ने प्यार से करिश्मा का चेहरा अपने हाथों में लिया। एक बार गलती हो गई, लेकिन हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब तेरे लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो सचमुच तेरे लायक हो। पठानिया ने शरारत से मुस्कुराते हुए करिश्मा को देखा। उसकी कोई जरूरत नहीं है चाची जी, समझ लीजिए आपका काम हो गया। क्या मतलब? सुमित ने चौंक कर पूछा।
माँ, मेरा मतलब। पठानिया एकदम से घबरा गया क्योंकि करिश्मा ने विक्रम के बारे में कुछ भी बताने को मना किया था। उसने बात को संभालते हुए कहा, मेरा कहने का मतलब है कि आप ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। अपनी बहन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए उसके लायक लड़का एक दिन में ही आपके सामने लेकर आऊँगा। कविता हंसने लगी, ये भी ठीक है, तो फिर हम उस दिन का इंतजार करेंगे। करिश्मा के चेहरे पर गुलाबी रंगत बिखर गई। थोड़े हंसी मजाक के बाद सुमित ने गंभीर होते हुए पूछा, एक बात बताओ विजय, हमने मुकेश से कह तो दिया कि सरताज हमारे साथ है, लेकिन अगर सरताज उसके हाथ लग गया तो वो सबसे पहले तुम्हें और करिश्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे ही बाजी मुकेश के हाथ में जाएगी उसका पहला उद्देश्य होगा बदला लेना। मैं जानता हूँ चाचा जी, पठानिया ने कहा, लेकिन फिलहाल हम यही समझ कर चल रहे हैं कि सरताज अपनी मर्जी से कहीं छुप गया है। मैं कोशिश करूंगा कि अवस्थी सर के हाथ लगने से पहले वो हमारी पकड़ में आ जाए। इस बारे में कुछ देर बातें करने के बाद पठानिया ने करिश्मा से कहा, तुम अंजलि से मिलना चाहती थी ना, वो मेरे ऑफिस आने वाली है, चलो मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूँ। करिश्मा को अपने माता पिता के सामने झूठ बोलकर विक्रम से मिलने जाने में बुरा लग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि विक्रम के बारे में बताने के लिए ये वक्त सही नहीं था, इसलिए वो चुपचाप पठानिया की बात मानकर तैयार होने चली गई। तारांकन। मुकेश और धीरज की गाड़ियां लगभग साथ साथ ही घर पहुंची। मुकेश जानता था कि अंजू अपनी किसी सहेली के साथ शहर के बाहर वाले मंदिर में गई है, इसलिए उसने धीरज को घर आने के लिए कहा था। उनके सामने जो ये पहाड़ जैसी मुसीबत आ गई थी, इसका कोई ना कोई हल निकालना जरूरी था। घर के अंदर घुसते ही मुकेश ने सबसे पहले गुस्से में टेबल पर रखा सारा सामान हाथ के झटके से नीचे गिरा दिया। कांच के शोपीस जमीन पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। आवाज सुनकर 2-3 नौकर भागते हुए आए, लेकिन मुकेश का गुस्सा देखकर दरवाजे से ही वापस लौट गए। लैंप, कुशन और सजावट की थोड़ी और चीजें इधर उधर फेंकने के बाद आखिर मुकेश रुक गया। कमरे के बीचों बीच खड़ा होकर वो तेज तेज सांसें लेने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर धीरज ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब वो हिम्मत करके मुकेश के पास गया और कंधे से पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया। फिर उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए धीरे से पूछा, अब हम क्या करेंगे? दांत पीसते हुए मुकेश ने कहा, सबसे पहले तो उस सरताज को पकड़ना होगा। मैं इतने सालों से उसे इसलिए नहीं पाल रहा था कि वो किसी की एक धमकी पर सारा सच उगल दे। उसे इतनी बड़ी जगह पर रेस्टोरेंट खरीद कर दिया, बिना किसी काम के हर ट्रांसफर में उसका हिस्सा देता हूँ, और फिर भी उसने मेरे साथ गद्दारी की। मुझे तो पता ही नहीं था वह अपने पास ऐसे सबूत इकट्ठे कर रहा है। उस आस्तीन के सांप को मैं छोड़ूंगा नहीं। मुकेश ने उसी वक्त किसी को फोन किया और कुछ आदेश दिए। धीरज ने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा, पता नहीं सरताज ने इन लोगों को क्या क्या बताया होगा, अगर इनके पास और भी सबूत हुए तो। अचानक मुकेश के चेहरे पर गुस्से की जगह एक कुटिल मुस्कुराहट नजर आई। उसकी, तू चिंता मत कर, मुझे नहीं लगता इनके पास कुछ और है। अगर होता तो उसे भी सामने रख देते। इन जैसे बेवकूफ़ों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर उनकी जगह मैं होता तो अपने दुश्मन को सिर्फ एक तस्वीर दिखाता। यकीन दिलाने के लिए एक तस्वीर ही काफ़ी होती, लेकिन उन्होंने तो वो सब कुछ सामने रख दिया जो उनके पास था। अब वो सरताज से कुछ और निकलवाए, इससे पहले ही मेरे आदमी सरताज को पकड़ लेंगे। फिर भी पापा, इन तस्वीरों की कॉपी भी अगर उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर में भेज दी तो हम दोनों का कोर्ट मार्शल तो होगा ही, साथ में जेल भी हो जाएगी। धीरज ने डरते हुए कहा। मुकेश ने उसे विश्वास दिलाया, कुछ नहीं होगा। अगर इतना आसान होता तो मेरा कोर्ट मार्शल बहुत पहले हो चुका होता, लेकिन मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। लोगों को चुप कराने के मेरे पास बहुत तरीके हैं। अगर इन लोगों ने जरा भी आवाज निकालने की कोशिश की तो मैं उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। क्या? धीरज की आंखें फटी की फटी रह गई। आप करिश्मा और उसके परिवार को, उन सबको मार डालोगे? चुप कर, मुकेश ने उसे डांटा और फिर इधर उधर देखने के बाद कहा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े शहर में आए दिन हादसे होते रहते हैं। तब जाकर धीरज को उसकी बात का मतलब समझ आया। अभी उनकी बातें खत्म भी नहीं हुई थी कि मुकेश के आदमी का फोन आ गया और उसने बताया कि सरताज का कोई अता पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुकेश का पारा फिर से चढ़ गया। रातों रात कोई आदमी गायब थोड़ी हो जाएगा। फोन पर आदमी ने कहा, उसका रेस्टोरेंट पिछले 5-6 दिन से बंद है, किसी को नहीं पता वो कहाँ गया और क्यों। मुकेश ने बेसब्र होते हुए उसे निर्देश दिया, ढूंढो उसे, उसके घर पर पता करो, पड़ोसियों से पूछो, मार्केट वालों से पूछो, उसका मिलना बहुत जरूरी है। आदमी ने पूरी कोशिश करने का आश्वासन देकर फोन काट दिया। धीरज को एक तरफा बात सुनकर ही अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ होगा। फिर भी उसने पूछा, सरताज गायब हो गया? गुस्से में फोन पटकते हुए मुकेश ने कहा, जाएगा कहाँ, भागकर मेरे आदमी उसे ढूंढ ही लेंगे, और एक बार वो मेरे हाथ लग गया तो उसकी कहानी खत्म। फिर उसके माथे पर परेशानी की रेखाएं दिखने लगी। लेकिन सरताज के जाने से एक मुश्किल हो जाएगी, हमें बाहर से आने वाली पेमेंट के लिए कोई और बकरा ढूंढना पड़ेगा। धीरज ने अपना गला साफ किया और फिर हिम्मत करके पूछा, ये पेमेंट, ये कितनी बार आती है? आपने कहा था 5-6 महीने में कोई एक काम करना होता है, लेकिन उन तस्वीरों में तो हर महीने एक मोटी रकम का ट्रांसफर दिख रहा था। बिना कुछ खुलासा किए मुकेश ने सख्त आवाज में कहा, तुझे इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त तू सिर्फ इतना कर जितना तुझे कहा जाता है।
बाकी मैं संभाल लूंगा। धीरज को अपने पिता का ये रूखापन पसंद नहीं आया। अभी तक उसे लगता था कि वो और मुकेश हर बात में राजदार हैं, लेकिन इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुकेश उससे बहुत कुछ छुपा रहा है। धीरज के मन में चल रही उथल पुथल से बेखबर मुकेश ने उससे कहा, अब तो करिश्मा से बात करने की कोशिश मत करना। वैसे तो तुम्हारा आमना सामना होने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो सोमवार को वापस जयपुर लौट जाएगी, पर उसे फ़ोन भी मत करना। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हमने उनकी बात मान ली है। उद्धरण, लगना चाहिए मतलब? धीरज ने हैरत से मुकेश को देखा। क्या आप ये कहना चाहते हो कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे? मतलब मैं करिश्मा से शादी कर पाऊंगा? मुकेश उसको देखकर गुस्से से चिल्ला पड़ा। भाड़ में गई करिश्मा और भाड़ में गई तेरी शादी। अब मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। तुझे चुप रहने के लिए इसलिए कह रहा हूँ जिससे वो लोग भी चुप रहे और मैं अपना जाल बिछा सकूँ। उन्हें क्या लगता है वो मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं? फंसाऊंगा तो अब मैं उन्हें, तब उन्हें पता चलेगा कि मुकेश अवस्थी क्या चीज़ है। क्या जाल बिछाने वाला था मुकेश करिश्मा और उसके परिवार के लिए? क्या धीरज को करिश्मा से शादी करने की जिद छोड़नी होगी?